टाइट्रेशन का सिंपल मीनिंग ये बताया था मैंने कि ए वर्सेस बी की रिएक्शन हो रही, ठीक है ना। ए और बी की रिएक्शन होगी तो ए मान लीजिए नोन है तो बी अननोन होगा, यानी किसी नोन की हेल्प से अननोन को मालूम करने को हम क्या बोल रहे हैं, टाइट्रेशन। ठीक है, जो नोन होगा उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे या टाइट्रेंट बोलेंगे। इन दोनों की रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी, जब कंप्लीट रिएक्शन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंड पॉइंट, या उसी का दूसरा नाम है इक्विवेलेंट पॉइंट। और इक्विवेलेंट पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ। अब एंड पॉइंट को जो सब्सटेंस बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कोई एक्सटर्नल रिएजेंट है जो हम डाल रहे हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये कैटलिस्ट नहीं है, इंडिकेटर रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है और कलर चेंज शो करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीट। ठीक, अब इसमें टाइट्रेशन में जो सबसे पहली टाइट्रेशन हम पढ़ रहे हैं वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि हम एसिड ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेस से। अब जब एसिड और बेस रिएक्शन है तो दे आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, बहुत तेजी से होती है, बिकॉज दे आर आयनिक रिएक्शंस। तो अगर मान लो मैं एसिड HA ले लूं और इसकी रिएक्शन BOH से करा दूं, तो ये देने वाला है H+ और ये देने वाला है OH-। ये रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे AB प्लस वाटर। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड थर्मोडायनामिकली दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि चीज हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ का पार्ट नहीं है। कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का क्या कारण है कि H+ OH- जब जुड़ेंगे तो वाटर बनाएंगे। जब भी दो चीजें जुड़ रही है यानी बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ रहा तो इन दोनों के जुड़ने की वजह से एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर में डिटेल इंडिकेटर की डिटेल हम जो है आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। ठीक, इंडिकेटर आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है कि दीज आर वीक एसिड और वीक बेस, जो थोड़ी सी क्वांटिटी में डाला जाता है और ये कलर चेंज हो करता है। तो वहां पर चार तरीके से हमने इंडिकेटर, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस अगर करा रहे हैं तो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं फिनोल्फथैलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मैं इनको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं जो कि आयनिक में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, तो इसके लिए यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज। अगर वीक एसिड वर्सेस वीक बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम यूज करते हैं फिनोल्फथैलीन। ठीक, अब फिनोल्फथैलीन जो है क्या चीज है, हाँ ये सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब देखिए फिनोल्फथैलीन की दो खासियत होती है जो कि हमें कलर चेंज तो याद रखना पड़ता है कि अगर ये एसिडिक मीडियम में पड़ा हुआ है तो एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है नो कलर यानी कि कलरलेस, और बेसिक मीडियम में ये होता है पिंक कलर का।
बेसिक में ये है पिंक कलर का। अब एसिड बेस टाइट्रेशन आपके 12th के प्रैक्टिकल्स में है। अगर आपने किया हो अभी तक प्रैक्टिकल, तो स्कूल्स में प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो प्रैक्टिकल में एसिड बेस टाइट्रेशन में, उस प्रैक्टिकल को समझा रहा हूं मैं किस तरीके से। किसी ने किया हो प्रैक्टिकल अभी तक स्कूल में या कहीं? अभी तक किसी ने नहीं किया। मतलब 11th में कहीं स्टार्टिंग करवाई हो उसकी? नहीं। जो प्रैक्टिकल होगा उसको मैं समझा देता हूं। तुम लोग तो स्कूल नहीं जाते हो फिर। इस तरीके से एक ब्यूरेट होती है, एक ग्लास की एक ट्यूब होती है लंबी सी, जिसमें सपोज कीजिए कि हमने जो है यहां बेस भर दिया NaOH, ठीक। हम यहां पे क्या करते हैं, एक ग्लास का फ्लास्क लेते हैं जिसमें हमने भर दिया HCl। अब हमारे पास NaOH नोन होता है और ये अननोन होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यही प्रैक्टिकल आप 12th में करने वाले हैं। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है और ये अननोन होता है। तो इसकी सहायता से हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मालूम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। उसके लिए हम इसमें 1-2 बूंद जो है फिनोप्थेलिन की डाल देते हैं। ये इंडिकेटर का काम करता है। और फिनोप्थेलिन जब 1-2 बूंद इसमें पड़ेगा इंडिकेटर, तो HCl यानी किसमें पड़ रहा है? एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में इट विल रिमेन एज कलरलेस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक बूंद इसमें NaOH गिराएंगे। NaOH जब इसमें पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो देखोगे जैसे ड्रॉप गिरेगी वहां पर गिरते ही पिंक कलर आएगा जो कि तुरंत वैनिश हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन ये होती है लेबोरेटरी में कि उसको फ्लास्क को कंटिन्यूअसली हिलाना है, रोटेट करना है, ठीक है ना। तो एक बूंद गिरी, हल्का सा पिंक कलर आया, फिर वैनिश हो गया। ये कलरलेस रहेगा जब तक कि pH 7 ना हो जाए। भाई आप NaOH गिरा रहे हो तो मीडियम एसिडिक से न्यूट्रल की तरफ जाएगा ना। ये जैसे ही ये पूरा एक दूसरे को खत्म कर देंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एंड पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एंड। उसके बाद में 1-2 बूंद और NaOH डाल दूंगा तो बेसिक हो जाएगा यहाँ। और बेसिक होते ही तुरंत कलर क्या शो कर देगा? पिंक। तो जो फ्लास्क कलरलेस था सॉल्यूशन, वो तुरंत ही पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पिंक कलर से पता लग जाएगा कि नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीट, एंड पॉइंट हैज बीन अटेंड। और हम तुरंत इस टाइट्रेशन को रोक देंगे। अब रोकने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहां रोका इसे, इसका वॉल्यूम मुझे पता होगा V1, ठीक है। इसका वॉल्यूम मुझे V2 पता होगा, ठीक है। मैं लगा दूं N1 V1 बराबर N2। अगर मुझे दोनों पता है, ठीक है, V1 V2 पता है, एक तो नोन रखना है मुझे दोनों में से। मान लो ये नोन है तो ये भी पता है, अननोन क्या बच गया? N2। तो टाइट्रेशन इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। बस उसमें सावधानी रखनी है कि एंड पॉइंट हमें इजीली डिटेक्ट हो जाए। और एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हम कंपाउंड कौन सा डाल रहे हैं? इंडिकेटर। समझिए बात है, नोट कीजिए। मान लीजिए मैंने बोला कि 98 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml solution, ठीक। हमसे पूछा है for complete titration, फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। यहां पे एक वर्ड अपन ध्यान रखेंगे, कंप्लीट। कंप्लीट टाइट्रेशन 50 ml, या ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन 2 लीटर ऑफ NaOH solution is required. Solution is required. Calculate molarity
of NaOH solution. हम मैं चैप्टर की शुरुआत से बता रहा हूं कि यहां पर जो क्वेश्चन मैं इक्विवेलेंट से कर सकता हूं उसको हम मोलारिटी से भी कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट से, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में 98 ग्राम H2SO4 यानी कितना मोल बन गया, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल बन गया। और ये कितने में डिसोल्व किया है, 500 ml में। यहाँ मोलारिटी की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि वो तब जरूरत पड़ती जब अपन इसको आगे ले जाते हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, ये 2 क्यों हुआ है उसका लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि H2SO4 की जो रिएक्शन हो रही है ये बोल रहा है कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए। कंप्लीट न्यूट्रलाइज होते ही ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2, ये दोनों H प्लस दे देगा तो वैलेंसी फैक्टर 2, और ये NaOH 1 देगा तो वैलेंसी फैक्टर इसका 1। अभी अपन बैलेंसिंग से नहीं कर रहे हैं, मोल से नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चा मोल से करे ना तो आंसर यही सामने लिखा हुआ है, यहाँ 2 आएगा तो 1 मोल के लिए कितने मोल चाहिए, 2 मोल। बस 2 मोल पता लग गए तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके अपन सीधा ही आंसर निकाल लें। अप्रोच समझ रहे भाई। अगर मान लो मैं इसको जो है क्वेश्चन को पहले मोल से बता दूं, फर्स्ट अप्रोच अपना है कि हम मोल से सोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक। तो फिर तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर का नाम ना लें अपन क्या करें कि इसको बैलेंसिंग करना चालू कर दें, ठीक। बैलेंसिंग करना चालू करूं तो इसके 1 मोल के लिए ये कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए, यहीं से पता लग रहा है। और 2 मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 लीटर चाहिए था तो मोलारिटी आंसर कितना आ गया, खत्म। समझ बात हो। अगर मान लो मैं इक्विवेलेंट से करना चाहूं, सेकंड अप्रोच, अगर हम इक्विवेलेंट से करना चाहें ठीक, तो उस केस में H2SO4 प्लस NaOH से हम क्या बना रहे हैं, Na2SO4। अब देखो पॉइंट यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि इसने क्वेश्चन में कंप्लीट टाइट्रेशन बोला है या कंप्लीट फॉर न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलता तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर होते, है ना। उस केस में मैं एक रिएक्शन और कंसिडर कर सकता था कि H2SO4 NaOH से रिएक्ट कर कंपाउंड क्या बना सकता है, NaHSO4, NaHSO। लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। अगर मान लो ये कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा होता तब तो मैं ये भी कंसिडर कर सकता था और 2 आंसर आते, लेकिन इसने लिख दिया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यानी पूरा खत्म कर दिया। तो रिएक्शन कौन सी कंसिडर करनी, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना लेते हैं, 2, और NaOH का कितना वैलेंसी फैक्टर 1। तो 2 इंटू मोल H2SO4 मैं लिख रहा हूं E1 बराबर E2, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूं कि अगर मैं इसके इक्विवेलेंट E1 बराबर क्या लिखूं, E2, तो वैलेंसी फैक्टर इंटू N1 बराबर वैलेंसी फैक्टर इंटू, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 मोल 1, इसका 1 मोल। तो आप मोल की जगह ये भी लिख सकते हो N2 बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे दिया है, 2 लीटर, N2 यहां से रखा, मोलारिटी N2। आंसर कितना आ रहा है। तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोल से भी सोल्व किए जा सकते हैं और इक्विवेलेंट से भी सोल्व किए जा सकते हैं, है ना। अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा ही एग्जांपल है 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 200 ml solution. If 20 ml of above solution requires 10 ml NaOH solution, calculate molarity of NaOH solution।
तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, एक हल्का सा चेंज हमने इसमें कर दिया है। हमें बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमने 4.9 ग्राम H2SO4 लिया और उसको कितने में डिसॉल्व कर दिया, इन 200 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम मैं ये करूं, इसके मोल चेंज कर लूं, 4.9/98, ठीक है ना। रिक्वायर्स 10 ml फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, वरना यहां भी वही प्रॉब्लम आएगी कि दो आंसर आने वाला है, ठीक। एन अपन ने मोल निकाल ली है और ये वॉल्यूम इसका लीटर में 0.2, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 1/20/0.2, कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 0.25। चेक कर लेना एक बारी, सही है क्या, ठीक। मोलारिटी मेरे पास आ गई, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्शन इस सॉल्यूशन का मैं निकाल रहा हूं 20 ml। ध्यान दें इस बात का, अगर मैं कभी एक सॉल्यूशन बना लूं और उसकी एक बूंद भी निकालूं मैं, तब भी मोलारिटी उसकी वही मानी जाएगी। बात समझ रहे? H2SO4 का मैंने सॉल्यूशन तैयार कर लिया 2 मोलर, अब मैं उसमें से चाहे 10 ml निकालूं, चाहे 5 ml निकालूं, चाहे एक बूंद निकालूं, हम उसका मोलारिटी वही लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि ये रेशियो है, उसी रेशियो में चीज निकल के आएगी। समझ रहे? जैसे 100 ग्राम अगर मैंने 100 ml में डिसोल्व करा दिया और रेशियो इनका 1 हो गया एक तरह से, अगर मैं 50 ml निकालूंगा तो 50 ग्राम ही निकल के आएगा, तो मोलारिटी इसकी भी वही मानी जाएगी। और इसके रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, NaOH, जिसका वैलेंस इफेक्टर कितना है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका वॉल्यूम, यहां मैं क्या लगा रहा हूं, वैलेंस इफेक्टर इंटू M1V1 बराबर वैलेंस इफेक्टर इंटू M2V2। ये फार्मूला लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी, है ना। मतलब अपन मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, M1V1, क्योंकि मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इंटू। अब आप क्या करें, वैलेंस इफेक्टर H2SO4 का कितना यूज करना है अपन को, 2, मोलारिटी कितनी आ गई, 25, वॉल्यूम 20 ml, NaOH का वैलेंस इफेक्टर 1, इसकी मोलारिटी निकालनी है, वॉल्यूम कितना है 10, आ जाएगा आंसर, बोलो। तो इसी क्वेश्चन को अपन ने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, निकाल। इसको भी आप मोल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का ज्यादा बेटर अप्रोच जो है, टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने का ज्यादा बेटर अप्रोच है इक्विवेलेंट, और उसका एडवांटेज है कि हमें रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ रही, ठीक है ना, बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ रही। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन बना दूंगा इसको, ठीक है ना। जैसे ये वाला तो हो गया, इसको नोट डाउन करो, इसमें थोड़ा चेंज करूंगा। सॉल्यूशन, if 20 ml of above solution required 10 ml of 1 molar NaOH for complete neutralization, calculate percentage purity of H2SO4। अब हमें परसेंटेज प्योरिटी किसकी पूछी है, इस सैंपल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं जो सैंपल ले रहा हूं ये इम्प्योर है, और इम्प्योर सैंपल मैंने कितना लिया है, 7 ग्राम। तो इसमें मैं ये मान सकता हूं कि प्योर H2SO4 कितना हो सकता है, x ग्राम। 100% तो नहीं मान सकता मैं इसे, तब अगर 100% वो पूछता ही नहीं है, ठीक। अगर प्योर H2SO4 x ग्राम है तो परसेंट प्योरिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू x/7 इंटू 100, सही है। अब आपने जो H2SO4 प्योर माना है तो इसके मोल क्या लिखोगे, x/98, वॉल्यूम कितना है, 0.1। अगर आपके पास मोल और वॉल्यूम है तो मोलारिटी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, N/V बराबर x/, ये कितना हो जाएगा, 98 इंटू 2, चलिए मेरे 0.2 इंटू 98 कितना हो जाएगा, x/19.6, सही है। अब आप इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम
वर्सेस रिएक्शन किससे करा रहा हूं, NaOH से। कितना वॉल्यूम लिया 20 ml, ये कितना लिया 10 ml। मोलारिटी 1m, इसकी मोलारिटी x अपॉन 19.6 मोलर। वैलेंसी फैक्टर इसका 2, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या करेंगे अपन, E1 बराबर E2 लगाए, या फिर लिख दूं वैलेंसी फैक्टर M1V1 बराबर वैलेंसी फैक्टर M2। अगर मैं यहां रखूंगा तो 2 इंटू एक्स अपॉन 19.6 इंटू 20 बराबर 1 इंटू 1m इंटू m लिखने की जरूरत नहीं है, x आ जाएगा। यहां से जो x आएगा उसे उठा के हम कहां रख दें, x कितना आएगा यहां से 4.9, ठीक है। तो x 4.9 आया तो रखकर अपन परसेंटेज प्योरिटी कितनी निकालेंगे 70। तो एसिड बेस टाइट्रेशन जो है उस पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है जो मैंने यहां लिखा है, ठीक ना। उन्हीं क्वेश्चंस में फेर बदल करके वो पूछ सकता है ना। जैसे मान लो परसेंट प्योरिटी दे दे, मान लो इसी को मैं चेंज कर देता क्वेश्चन को, मैं कहता कि 7 ग्राम H2O सैंपल हैविंग प्योरिटी ऑफ 70% इज टेकन। तो फिर अपन क्या करते, 7 ग्राम का 70% निकाल के उससे आगे बढ़ जाते है ना। तो कुल मिला के इन्हीं डेटा में चेंज करके वो अननोन पूछेगा। ये हमारी थी पहली टाइट्रेशन, ठीक है। ये रख कर दूं मैं पूरा। रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है, यानी A वर्सेस B में अगर मैं मान लूं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। एसिड बेस टाइट्रेशन और इसमें क्या फर्क है, एसिड बेस टाइट्रेशन में H प्लस और OH माइनस के बीच की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता है, किसमें, एसिड बेस। एसिड बेस में क्या होता है कि एसिड जितना H प्लस दे रहा है वो वैलेंसी फैक्टर, बेस जो जितना OH माइनस दे रहा है वो वैलेंसी फैक्टर। वहां हम वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां चेंज ही नहीं होगा। चेंज होगा इसमें। इनका वैलेंसी फैक्टर निकालना हम सीख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने इसी की प्रैक्टिस करी है इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर A वर्सेस B में रिएक्शन हो रही है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं EA बराबर EB। इसकी जो पहली टाइट्रेशन है वो है परमैंगनेट टाइट्रेशन। परमैंगनेट टाइट्रेशन का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड में ले रहा हूं वो स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं ये ले रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। हमें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं तो इट गोज इनटू Mn+2 स्टेट। ये मैंने लिखा दिया है, याद करने वाला पॉइंट है, ठीक ना। KMnO4 चेंजेस फ्रॉम +7 टू +2 स्टेट, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 5। और इक्विवेलेंट मास अगर मैं पूछूं इसका तो मोलर मास अपॉन 5 हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में यूज कर रहा हूं KMnO4 का, समझिए बात हो। और किस में ले रहा हूं मैं, एसिडिक। KMnO4 सॉल्यूशन इटसेल्फ एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। कैसे वो मैं बताता हूं, इधर रब कर दूं मैं ये। और KMnO4 को एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम डालते हैं इसमें H2SO4। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये मीडियम को क्या बना दे, एसिडिक। समझ बात है, इसका काम सिर्फ इतना ही है, ठीक है।
H2SO4 में सल्फर कौन सी स्टेट में ऑलरेडी +6 स्टेट। एंड KMnO4 इज अ वेरी पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इज वेरी पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? बोलो। नहीं। क्या कारण है? क्योंकि सल्फर ऑलरेडी इसकी मैक्सिमम स्टेट में +6 में, तो सल्फर को ये आगे ले जा नहीं सकता, तो ये ऑक्सीडाइज इसको नहीं कर सकता। समझे बात हो? तो इन दोनों के बीच की रिएक्शन तो नहीं हो सकती, ये चीज समझ ले पहले, ठीक है ना। इसका काम सिर्फ क्या है? टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। अब KMnO4 में हमें बाहर से कोई इंडिकेटर डालने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर की तरह कैसे? कि पर्पल कलर इसका होता है सॉल्यूशन का, तो पर्पल कलर डिसअपियर्स एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट कब आएगा? जब ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है? Mn+2। तो आप ऐसे समझो कि जब तक KMnO4 पड़ा हुआ है, KMnO4 का कलर क्या होगा? पर्पल। अगर रिएक्शन में ये खत्म हो गया KMnO4, तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सारा किस में बदल जाएगा? पॉइंट समझ में आ गया? तो बाहर से कोई इंडिकेटर हम नहीं डालेंगे, बिकॉज ये खुद ही इंडिकेट कर देगा कि नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीट, ठीक है। इसमें एक सावधानी रखनी होती है कि इन प्लेस ऑफ H2SO4 HCl इज नॉट एडेड, नॉट यूज्ड। उसका कारण है कि HCl जो है इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। HCl कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऐसा होगा कि अगर मान लो मैंने एसिडिक मीडियम बनाने के लिए KMnO4 के साथ HCl डाल दिया, तो ये HCl Cl2 में बदलने लग जाएगा, बिकॉज इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी KMnO4 और HCl के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हम ये चाहते ही नहीं है कि इन दोनों के बीच की रिएक्शन स्टार्ट हो। समझ गए बात को? हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ किसका काम करे? कि ये H+ दे के एसिडिक मीडियम बना दे, और टाइट्रेशन में इसका कोई रोल ना हो। लेकिन होगा क्या? कि दोनों ही आपस में रिएक्ट करें। तो क्वेश्चन ये है कि इन प्लेस ऑफ H2SO4 why HCl is not, because it will react with the KMnO4। इसी तरह का एक पॉइंट और ये है कि इन प्लेस ऑफ H2SO4 HNO3 is not used। HNO3 is not used। उसका कारण है कि HNO3 is a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि लगभग सभी मेटल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में घुल जाता है। H2SO4 कैन ऑल्सो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट H2SO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके डालने से क्या गड़बड़ होगी कि अगर मैंने KMnO4 डाला और एसिडिक मीडियम के लिए HNO3 डाला और टाइट्रेशन करा रहा हूं Fe+2 के साथ। टाइट्रेशन में किसके साथ करा रहा हूं? Fe+2 के साथ, ठीक है ना। उसको उधर से दिखाई दे रहा है क्या? इधर आके बैठो। टाइट्रेशन किसके साथ करा रहे हैं अपन? Fe+2 के साथ, है ना। तो आप ये देखिए, हमें इसकी रिएक्शन इससे करवानी और इसको हमें साइलेंट रखना था, ठीक है। लेकिन ये साइलेंट नहीं रहेगा, ये भी इससे रिएक्ट करना। तो इससे क्या नुकसान होगा कि रिजल्ट जो होगा टाइट्रेशन का वो अफेक्ट होगा। मैं कह रहा हूं कि 1 मोल के लिए ये कितने मोल चाहिए, लेकिन बीच में इसने गड़बड़ कर दी ना,
बोलो, ये खुद भी जो है इससे रिएक्ट करने लगे। तो दोनों के लॉजिक अलग अलग हैं। ये ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद इससे रिएक्ट कर रहा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए बात हो? क्वेश्चन कैसा होगा ये मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, है ना। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 5 मोल ऑफ Fe+2। मोर सॉल्ट वाला क्वेश्चन कराया था, वो ही इसका क्वेश्चन है ना। तो वो अभी करेंगे अपन। परमैंगनेट का वैलेंसी वेक्टर यहाँ 5 लेना है। कहीं भी अगर वो पोटेशियम परमैंगनेट लिख देगा इन एसिडिक मीडियम, तो हमें सीधा उसका वैलेंसी वेक्टर 5 लेना है। कारण क्या है? 7 से 2 में चेंज, ठीक है ना। तो वो लिखेगा नहीं क्वेश्चन में ये चीज, ये आपको याद होनी चाहिए। अब दूसरी टाइट्रेशन जो अपन कर रहे हैं सेकेंड, वो है डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन का मतलब ये है कि हम K2Cr2 ले रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम में ले लें तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इट गोज इनटू Cr+3। कौन सी स्टेट से? प्लस। तो वैलेंसी फैक्टर क्या लेना है इसका? 3 × 2 = 6। ये पॉइंट आपका याद करने वाला है। इट कैन नॉट एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। यहां हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, और इंडिकेटर हम इसमें डालते हैं, ये याद रखना वाला पॉइंट है, डाइफिनाइल एमाइन, जो कि ब्लू कलर से हमें टाइट्रेशन का बताए। तो जैसे मान लो टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई तो ब्लू कलर वेनिश हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि अब हमें रोकना है इसको। ये इसका पर्पज है। तो यहाँ एक्सटर्नल इंडिकेटर हम डालते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, बेसिक मीडियम इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। उसका कारण यह है कि अगर Cr2O7-2 में आपने OH- डाल दिया तो ये बनाने लग जाता है CrO4-2 क्रोमेट आयन प्लस H+, और इन दोनों में इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि अगर आपने H+ डाला हुआ है, ठीक, तो H+ इसके साथ रिएक्ट करके इसको किस में कन्वर्ट करेगा? इसमें। लेकिन अगर बेसिक मीडियम हुआ तो बेसिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? CrO। इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। तो हम ये चाहते हैं कि टाइट्रेशन में ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहे, इसमें ना चेंज हो। तो मीडियम कौन सा लेते हैं? H+। कहने का मतलब ये है कि इफ बेसिक मीडियम इज टेकन, डाइक्रोमेट आयन विल चेंज इनटू क्रोमेट आयन एंड टाइट्रेशन विल बी अफेक्टेड। हमने लिया इसे 2 मोल, और मान लो बेसिक मीडियम भी डाल दिया, तो 2 में से 1 ये बन गया, तो 1 मोल ही होगा, 1 मोल ही होगा। टाइट्रेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये। तो 50% की एरर हो जाएगी। तो इसलिए हम यहां पे डाइक्रोमेट को किस में लेना है? सिर्फ एसिड। अब क्वेश्चन कैसे होगा वो देखो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 are required for complete oxidation of FeC2O4 in acidic medium? अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो जेई में ये नहीं बताया जाएगा आपको कि कौन किस में चेंज होगा। तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले तो देखें कि ये किससे रिएक्शन कर रहा है वर्सेस FeC2। KMnO4 जाएगा Mn+2 में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो सीधा याद कर लें। अब मुझे क्या करना है,
वैलेंसी फैक्टर इसका याद करना है, मतलब निकालना है। तो वैलेंसी फैक्टर इसका निकालने के लिए इसको मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, Fe+2 और C2O4 -2। KMnO4 इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप KMnO4 डाल दोगे तो इट कैन ऑक्सीडाइज Iron+2 इंटू Iron+3। ये काम किसने किया है? KMnO4। C2O4 -2 चेंजेस इंटू CO2, ठीक है ना। ये काम भी इसी ने किया है, ऑक्सीलेट को CO2 में चेंज करने का। ये मैं रिएक्शन लिखा चुका हूं, ठीक है ना। तो ये याद करने वाला पॉइंट है। अब आयरन या कार्बन या +3 से कहां गया? वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो इसका, कितना आएगा? आयरन का एटम 1, चेंज 1 का, प्लस कार्बन के एटम 2, चेंजेस कितने का? 1 का। कितना आ गया वैलेंसी फैक्टर? ये अपन कर चुके हैं पहले, Fe2O4 लिखा चुका हूं मैं कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट का एक साथ ऑक्सीडेशन होता हो तो हम ऑक्सीडेशन में चेंज कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं। याद है चीज? ये निकाल लिया। अब आगे का काम तो आसान है। कैसे? E KMnO4 बराबर E Fe2 वैलेंसी फैक्टर इंटू इसके मोल N1, वैलेंसी फैक्टर इंटू इसके मोल N2। इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका 3। मुझसे पूछा है ये कितना दिया है? नहीं दिया हुआ है। इसको लेता हूं मैं 2 मोल Fe2O4, 2 मोल Fe2O4। तो ये मैंने लिख दिया 2, अननोन निकाला जा सकता है। कितना आंसर आ गया? 6/5। ये मोल वो दे देगा, मेंशन कर देगा, और इसके पूछ लिए उसने। अब एक चीज यहां से ध्यान रखोगे आप, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में KMnO4 की जगह K2Cr2O7 ले लूं तो इट इज ऑल्सो ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो काम KMnO4 कर रहा है वही काम कौन कर सकता है? H2O7, ये K2Cr2O7। पर चेंज यहां पे एक चीज हो जाएगी, यहां पे K2Cr2O7 अगर मैं ले लूंगा तो उस केस में क्या होगा कि वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। बस इतना ही चेंज आएगा। तो KMnO4 के क्वेश्चन हो टाइट्रेशन के या K2Cr2O7 के क्वेश्चन, वहां पे अंतर सिर्फ एक चीज आएगी, KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 और K2Cr2O7 का 6। बस ये चेंज होगा वहां। समझ बात हो? तो यहां मैं अगर इस तरीके से कर देता हूं तो ये चेंज आएगा इसमें। फिर कर दूं मैं KMnO4 की जगह K2Cr2O7 कर देता वर्सेस Fe2O4। तो वैलेंसी फैक्टर इसका 6, इसका 3। तो अपने को सिर्फ ये करना पड़ता 6 इंटू N1 बराबर 3 इंटू किसी एक के मोल दे देगा वो, और दूसरा पूछ लेगा अननोन कितने चाहिए। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में जाएं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 100 ग्राम FeSO4, 80% प्योरिटी is dissolved in 500 ml solution। हमसे पूछा है 10 ml of above solution required, solution required 20 ml of 0.20 ml of KMnO4 solution in acidic medium, in acidic medium. Calculate molarity of KMnO4।
थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है ना। अब आप ये देखो, अगर मैं शॉर्ट में इसे करना चाहूं तो सीधा मैं लिखूं कि FeSO4 की रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, KMnO4 से। KMnO4 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आयरन को कहां चेंज ले जाएगा, क्या वो सल्फेट को चेंज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये किस स्टेट में है, तो सल्फेट का तो कुछ नहीं होगा, आयरन +2 से +3 में चला जाएगा और वैलेंस इफेक्ट इसका कितना हो जाएगा, 1। सही है, वैलेंस इफेक्ट इसका 1 है और इसका वैलेंस इफेक्ट याद किया हुआ अपन ने 5, तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू M1V1 बराबर 5 इंटू M2V2। ये बात समझ गया, मैंने N1 की जगह क्या लिख दिया, M1V1। अब आप ये बताइए कि हमें इनमें से क्या क्या चीज पता है। वॉल्यूम इसका 10 ml, इसका वॉल्यूम कितना यूज करना है, 20 ml। अननोन M2 है, M2 क्या है, ठीक है, समझिए बात हो। अननोन अपन को क्या निकालना है, मोलारिटी, वॉल्यूम अपन को दे दिया उसने। तो अब बताइए मुझे क्या करना है इसमें, इस वाले में मुझे निकालना है मोलारिटी किसकी, FeSO4 की। FeSO4 की मोलारिटी यहां से निकालेंगे कैसे, 100 ग्राम हमने सैंपल लिया है, पर यहां पे इसने एक चीज लिख दी है क्वेश्चन में 80% प्योरिटी। तो क्या मैं 100 ग्राम ही FeSO4 मानूं, नहीं, मुझे इसमें मानना चाहिए 80 ग्राम FeSO4। सही है, अगला काम इसके मोल 80 अपॉन मोलर मास FeSO4 का। आयरन होता है 56, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, जोड़ के बताइए पक्का 152। सही है, और वॉल्यूम हमारे पास है 500 ml यानी 0.5 लीटर। तो मोलारिटी हो गई N/V, जो भी आ रही है इसको मैं M1 रखकर कहां पे पुट कर दूं, मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसके मोल 80 ग्राम जो है प्योरिटी के हिसाब से उसको मोल में चेंज किया, मोल बाई वॉल्यूम कर दूं, ठीक ना। तो मेरे पास क्या आ गई, मोलारिटी M1। FeSO4 की मोलारिटी को मैंने कहां रख दिया, यहां पर, ठीक है ना। तो इसी तरह की क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि मेन चीज क्या है यहां पर, वैलेंस इफेक्ट। अगर आपको वैलेंस इफेक्ट का आइडिया है तब तो एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा ये ना, लेकिन ये चीज आसान भी नहीं है क्योंकि याद करने वाली है। अगर बच्चे को याद नहीं है कि KMnO4 कहां जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो वो कितना भी अच्छा मोल इक्विवेलेंट सीख ले, वो बर्बाद है उसका एक तरह से, है ना। तो ये चीज याद करने वाली भी है, ठीक है ना, कि कौन किस में जाएगा, Fe+2 से F+3। रिडॉक्स रिएक्शन सबसे ज्यादा दुखदायी है हमारे सिलेबस में। जब आप पी ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे तो उनमें भी सबसे मुश्किल रिएक्शन जो है रिडॉक्स वाली है और इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स में दिक्कत यह है कि प्रोडक्ट याद करना होता है, मतलब प्रोडक्ट के लिए कोई लॉजिक नहीं है कि हम निकाल लें, बट फिर भी कुछ रिडॉक्स ऐसी है जहां पे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे ये आयरन +2 में है और उसकी बगल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा हुआ है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा अगर, तो मैक्सिमम कहां जाएगा, +3 में। सॉरी, कार्बन कहीं पड़ा हुआ है और कार्बन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया, तो मैक्सिमम कहां जाएगा, +4 में, ठीक ना। सल्फर आ गया लोअर स्टेट में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, तो मैक्सिमम +6 में जाएगा। एक हल्का सा आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन वो भी कंफर्मेटरी नहीं है बिल्कुल। मतलब इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन तो यही है कि रिडॉक्स रिएक्शन से याद हो, ठीक ना, तो वो आती जाएगी धीरे धीरे, वो अपन ध्यान रखते जाएंगे। नोट करो फटाफट।
बैक टाइट्रेशन। अब बैक टाइट्रेशन आप ये समझ लीजिए कि मोल में एक कंसेप्ट आता था लिमिटिंग रीजेंट। एक चीज हमने एक्सिस अमाउंट में ले ली, अगर हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में दो चीजें ले लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और दोनों खत्म कर देंगे तो वहां मैं लगा सकता हूं एंड पॉइंट पे E1 बराबर E2। लेकिन अगर क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट का है तो मैं क्या E1 बराबर E2 लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। देखो कैसे समझो, HCl और NaOH की रिएक्शन है, एक इक्विवेलेंट कितने से रिएक्ट करता है ये तो पता ही है अपन को। मान लो मैं स्टार्टिंग में एक इक्विवेलेंट ये ले लूं और 100 इक्विवेलेंट ये ले लूं, क्या तब भी आप ये लगाओगे कि E1 बराबर E2? नहीं लगा सकता ना, वैसी बात है। अब की बार ये चीज क्या बन जाएगी, तो यहां भी लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीज आ सकती है, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको बोलेंगे वो समझ लो पहले। अगर मान लो मैं A प्लस बी ले लेता हूं, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैंने लिए E1 और इसके लिए लिए E2। अगर मैं बोलूं कि इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 तो A तो होगा एक्सिस रिएजेंट और B होगा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब आप ये देखो कि यहां लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करना बहुत ही आसान है। मोल में फिर भी बच्चों को एक दिक्कत आती है, मोल में काफी सारे बच्चों को लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं इसी का बेसिक स्टेप नहीं पता होता है। अगर मैं आपको खड़ा करके पूछूं ना तो आप में से आधे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। वहां पे एक तरीका था कि मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो मिनिमम हो वो लिमिट। यहां पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहां पे सीधा ये है दो चीजें ले रहे हैं, इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं, जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे वो एक्सिस रिएजेंट माना जाएगा और जिसके कम होंगे लिमिटिंग। समझ गए बात है? यहां मैं E1 बराबर E2 नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा इसी इक्विवेलेंट के साथ तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बचा रह जाएगा ना। तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन ये है, पहले तो मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं कि एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो A प्लस बी ले लिया, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट E1 लिए, इसके E2 लिए, जहां पे मैंने बोल दिया है कि E2 जो है वो ज्यादा है। तो जब एंड पॉइंट आएगा तो एंड पॉइंट यानी रिएक्शन खत्म होगी। अच्छा ये क्या बन गया, लिमिटिंग रीजन। ए क्या बन गया, कम मात्रा में है तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एंड पॉइंट पर इक्विवेलेंट ए बराबर इक्विवेलेंट बी, खत्म होने वाला अमाउंट है E1, तो EB पता लग गया मुझे, EB कितना हो गया E1, लेकिन ये क्या आएगा कंज्यूम्ड। हमने क्या किया, A और B की रिएक्शन करवाई, A को खत्म करवा दिया हमने, खत्म होना ही है उसे, क्यों, क्योंकि वो क्या था, अगर A खत्म हो गया तो ये E1 खत्म होगा, तो ये भी कितना खत्म होगा E1। इसका मतलब B रिमेनिंग कितना होगा, बराबर E2 माइनस E1। रिएक्शन के बाद में, एंड पॉइंट के बाद में इतना बचा हुआ है। अब मुझे ये मालूम करना हो कि ये कितना बचा हुआ है, तो मैं B की रिएक्शन वर्सेस करा दूं एक अननोन C के साथ या नॉन C के साथ। तो अगर मान लो ये रिएक्शन एंड पॉइंट हो गई तो EB बराबर में क्या यूज कर सकता हूं, इसी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बैक टाइट्रेशन यानी कि दोबारा टाइट्रेशन, यानी कि हम यहीं पर टाइट्रेशन को खत्म नहीं कर रहे। अगर किसी एक को ज्यादा मात्रा में लिया गया है, एक्सिस में लिया गया है, तो दैट कंपोनेंट वुड बी रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, और वो कितना बचा हुआ है उसको मालूम करने के लिए दोबारा टाइट्रेशन करवा रहे हैं किसी अननोन सी, नॉन सी के साथ। तो अगर नॉन सी पता है तो उसे क्या पता लग जाएगा,
मान लो इसको मैं लिखूं E2 माइनस E1 बराबर E3 कर दूं। अगर E3 पता हो तो ये निकाले जा सकते हैं ना। समझिए बात को। अब तक हम सारे क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि E1 बराबर E2 है, सीधा लगाओ सोल्व कर लो। वो क्वेश्चन था जब दोनों इक्वल अमाउंट में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में ही एक को ज्यादा ले लूंगा तो जो ज्यादा पड़ा हुआ है वो तो बचेगा ना। कितना बचेगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। खत्म कितना होगा? E1। यहां से खत्म कितना होगा? E1। तो बचा हुआ E2 कितना रहे, ये कितना रहेगा? और इसको किसी नोन के साथ, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? बैक टाइटेशन। क्वेश्चन करेंगे इस पर, नोट कर लो इसे बराबर। एनी रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट हमने कोई रिएक्टेंट एक्सिस में ले लिया है, दैट वुड बी रिमेनिंग आफ्टर द टाइट्रेशन, remaining after end point, after first end point, ठीक। now this remaining amount is titrated again with another reagent. This is back titration. This is back titration. समझ लीजिए एक बारी और। अगर दोनों के इक्विवेलेंट मैंने बराबर ले लिए ए और बी के, अगर मैंने दोनों के इक्विवेलेंट बराबर ले लिए और बी के, तो दोनों खत्म हो जाएंगे एंड पॉइंट पर, कोई भी बचा हुआ नहीं रहेगा, टाइट्रेशन खत्म। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी एक को एक्सिस में ले लूं तो वो एक्सिस वाला बचा रह जाएगा आफ्टर द टाइट्रेशन, आफ्टर द एंड पॉइंट। कितना बचा हुआ है उसको मालूम करने के लिए उस अमाउंट को किसी दूसरे तीसरे के साथ दोबारा टाइट्रेशन करवाते हैं। जो मैंने यहाँ न्यूमेरिकली लिखा है, ये बचा हुआ किसके साथ करा रहा हूं? सी के साथ। तो दोबारा टाइट्रेशन को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? ठीक है ना। नोट कीजिए सर, क्वेश्चन लिखते हैं बनिस पे, ठीक है ना। 2 मोल में अपन ने इतना डिसोल्व कर दिया है। इन अबोव सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ 1 मोलर एसिडिफाइड केमेनोफोर सॉल्यूशन इज एडेड। मतलब मैं क्या ऐड कर रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा इसे। After titration, 2 liter of acidified K2Cr27 is added to completely oxidize remaining amount of excess reagent. Calculate molarity of K2Cr27. अब आप ये समझ लीजिए, ये 2 टाइट्रेशन का मिला के क्वेश्चन है, ठीक है ना। बैक टाइट्रेशन मतलब 2 टाइट्रेशन, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं लिखूं कि Fe+2 वर्सेस पहली रिएक्शन कौन सी करा रहा हूं मैं? केमेनोफोर, सही है। इसके मोल कितने हैं? 5। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, 0.5 मोलर। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इक्विवेलेंस कितने होंगे? 5। सही है। ये हमने शुरू में ले लिया। केमेनोफोर हमने कितना ऐड किया? पहले तो वैलेंसी फैक्टर बताओ कितना होगा? 5। 5 क्यों? एसिडिफाइड केमेनोफोर। वॉल्यूम कितना लिया हमने? 1 लीटर। मोलाइटी कितनी ली है? 0.5। अगर मोलाइटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 मोल आ गया। 0.5 मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी इक्विवेलेंट 0.5 इंटू 5 कितना हो गया? 2.5। अब आप समझ रहे हैं कि हमने जो दोनों चीजें ली है क्या बराबर ली है? इसका मतलब ये कम अमाउंट में है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और ये कौन सा रिएजेंट हो जाएगा? एक्सेस।
बोलो, इसके मोल को वैलेंसी फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा, और ये कहां जाने वाला है। तो यहां से मुझे आइडिया मिल गया, इसके मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट 5, इसके मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट 2.5। ये कम मात्रा में है, ये खत्म हो जाएगा। अब आप ये बताइए, पहले जब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद आफ्टर फर्स्ट टाइट्रेशन, बताइए रिमेनिंग कौन होगा? रिमेनिंग होगा Fe+2। बता सकते हैं कितना रिमेनिंग होगा? इक्विवेलेंट इस मायने में आसान है क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होती है इसमें। अगर ये खत्म होगा 2.5 तो ये भी 2.5 ही खत्म होगा, तो बचा हुआ आपको कोफिशिएंट देखने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज है इसका। 2.5 है, 5 है, तो सीधा मैंने बोला कि ये कितना बचा हुआ रह जाएगा, 2.5 इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब जो Fe+2 बचा हुआ है इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं, K2Cr2। तो अगर ये रिएक्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो इसके इक्विवेलेंट बराबर किसके इक्विवेलेंट होंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसका वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू, बोलो इसके इक्विवेलेंट कितने बचे, K2Cr2 से उनका वैलेंसी फैक्टर। हमने वॉल्यूम कितना लिया इसका, अननोन क्या बच गया, M कितना आया 2.5/12। मोलारिटी किसकी है, K2। ठीक है, तो यही मैं इस पर रोक रहा हूं। इसको एक बार और समझ लो तुम। बैक टाइट्रेशन अलग से कोई पार्ट नहीं है, सिंपल 2 टाइट्रेशन का सम है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट भी आ गया इसमें। ठीक है ना, मतलब अगर आप 2 चीजों की रिएक्शन करा रहे हो तो दोनों की इक्विवेलेंट निकाल लो। दोनों की इक्विवेलेंट अगर बराबर आते हैं तो आप बोल दो एंड पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर किसी के ज्यादा हो तो उसको एक्सिस रिएजेंट माने और दूसरे वाले को लिमिटिंग। रिएक्शन जब पहली खत्म होगी तो खत्म यही होगा। कितना खत्म होगा, ये कितना खत्म होगा, बचा हुआ 2. अब इसकी रिएक्शन वापस किससे करा रहे हैं, तो Fe+2 वर्सेस K2Cr2 से 1, इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट, वैलेंसी फैक्टर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम रखा। इसको लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, E क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल, और मोल क्या होता है, मोलारिटी इनटू, लेकिन वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा, तो यहां रखकर हम अननोन। समझ गए बात को।